आज हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। 11th क्लास का चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है। ठीक है, चलो समझते हैं एक अपना डे टू डे एग्जाम्पल से। तो डे टू डे एग्जाम्पल से सपोज करो कि एक पर्सन है ए और बी। ठीक है, ए एक दुकानदार है, बी एक पर्सन है। वो ए के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे 10 रुपये का ये सामान दे दो। उस सामान की वैल्यू बढ़ गई है, वो 12 रुपये की हो गई है। तो क्या होता है, हम कहते हैं कि ठीक भाई 10 रुपये दे दो, 2 रुपये हम कल आके देते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन क्या है, ठीक है, उसको भी पता होता है कि मे भी शायद ये आके देगा, मे भी नहीं देगा, पर 2 रुपये की बात होती है तो वो ठीक है कहता है अच्छा ठीक है देगा। लेकिन ये बिज़नेस में होता है, जहाँ 10 लाख की बात हो रही हो, जहाँ 20 लाख की बात हो रही हो, जहाँ 50 लाख की बात हो रही हो, वहाँ ये कल आके देने वाला हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे, जो अगर हम किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं से गुड्स परचेज करते हैं और हमें क्रेडिट में लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है बिना क्रेडिट के तो दुनिया चलनी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें क्रेडिट में लेना है तो जो दुकानदार होगा या जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या करेगा, भाई तुमको क्रेडिट में लेना है और हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ भी नहीं है, वर्बली हम बिज़नेस करते नहीं हैं, तो क्या करेगा, वो एक प्रॉमिसरी नोट बनाएगा कि ठीक है ये हमने इस आदमी को इतना सेल करा था, इससे हम इतने पैसे लेने हैं और इस डेट को लेने हैं 3 महीने बाद। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन अगर हम देख रहे हैं तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन विच कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई तुम आओगे तो ही देंगे, तुम्हारे अलावा कोई और पर्सन आएगा तो हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनकंडीशनल है, साइन बाय द बेकर, जो बना रहा होता है वो वहाँ पे साइन करता है, जैसे दुकानदार या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने सेल करा है वो बिल बना रहा है तो उसकी साइन होगी वहाँ पे, विच इंडिकेट द सर्टेन पर्सन, जो कि इंडिकेट करेगा सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा, मतलब कि जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा मैं उसी को पैसे दूँगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज़ करो कि मैं ब्रेड लेने जाती हूँ और 2 रुपये मुझे देने हैं दुकानदार को, तो वो दुकानदार जो है वो मुझसे, मैं ही उसको रिटर्न करूँगी, ऐसा नहीं है। मेरे फादर जिसको जाके रिटर्न कर सकते हैं, मेरी मदर, ब्रदर, व्हाटएवर। तो यहाँ पे वही बात है कि बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास होगा वो उसको रिटर्न करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी सिंपल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ए है, ए ने बी को सेल करा। ठीक है, सेलर क्या है यहाँ पे, ए, बी क्या है, परचेजर। ठीक है, ए ने बी को सेल करा 10,000 का गुड्स। ठीक है, बी ने ए को 5,000 दे दिए, 5,000 अभी भी बच रहे, भाई 5,000 मेरे पास नहीं है, बी ने कहा 5,000 नहीं है जी, आप क्रेडिट में कर लो। तो ए ने क्या किया, फटाफट एक बिल ड्रॉ किया, अपने साइन किए, किसको पकड़ाया, बी को पकड़ाया, बी ने अपने साइन करे। अब क्या, ए ने वो बिल बी को पकड़ा दिया, बी ने अपने साइन करे, वापस ए को थमा दिया। ठीक है, अब बी बाकी का 5,000 जो है वो पैसे दिए बिना अपने वापस लौट गया। आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ जो भी एक टाइम पीरियड होगा बिल के ऊपर लिखा हुआ, उस टाइम पीरियड के बाद ए अपना चुपचाप बिल लेकर जाएगा और बी उसको पैसे देगा, ए पैसे लेकर वापस आ जाएगा, बस दैट्स इट। यही है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो ड्रॉर होता है वही पे ही होता है, बट हर केस में कुछ वैराइटीज़ होती हैं। ठीक है ना, हमें जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है वो है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलने हैं। बिल्स पेबल ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट हमें पैसे देने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज़ करो कि हमने ए ने बी को सेल करा। ठीक है, ए क्या है, सेलर, बी क्या है, परचेजर। ठीक है, अब ए के अकाउंट तो यहाँ पे अब ए ने बी को सेल करा, ए सेलर, बी परचेजर।
ठीक है। तो जब ए ने बी को सेल करा 100 रुपीज़ का, मान के चलते हैं 100 रुपीज़ का सेल करा, तो उस केस में क्या बी को क्या देना था, 100 रुपीज़ देने थे। तो 100 रुपीज़ ना देकर उसने क्या अपोज किया कि भाई क्रेडिट में सेल करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करेंगे कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करते हैं। आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ मैं आपको ठीक है 100 रुपीज़ का तो 2 मंथ 3 मंथ नहीं लेते, 2 डेज़ 3 डेज़ ले लेते हैं। तो 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर मैं आपको 100 रुपीज़ वापस कर दूँगा, ठीक है। तो अब क्या आगे कि उसने कहा कि चलो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं और 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर अंदर मैं आपको 100 रुपीज़ वापस कर दूँगा। तो ए क्या करेगा, ए को क्या मिलना था, पैसे मिलने थे, बट क्या मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बी को क्या देना था, बी को पैसे देने थे, ठीक है, पर बी ने क्या दिया, बिल दिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बिल पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का डिफरेंस समझ में आ गया। देखो डेफिनेशन पे आते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल आर ड्रॉन व्हेन अ वेंडर और सेलर मेक एनी क्रेडिट सेल टू द बिजनेस, ठीक है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं बिजनेस में तो हमें पैसे की जगह बिल मिलता है। मुझे पता है कि फर्दर वो बिल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल उसको समझेंगे, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल हमारा एक तरह से गुड्स होता है और बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। याद रखना, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, हमेशा हम उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं, मैंने अभी नहीं दिया, अभी मैंने क्रेडिट में सेल करा है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसके पैसे रख लूँगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुझे वो पैसे रिटर्न करने हैं, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट विच शोन ऑन द indebtedness of an individual or an organization make on credit purchase। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम बनाते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे होता है क्रेडिट सेल और बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिट परचेज। ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस जो बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, मतलब आप लिख सकते हो कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, याद रखने में भी बहुत आसान है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो बिल्स पेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिलहाल ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई के बारे में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो ड्रॉअर होता है वही पेई होता है, बट कभी कभी केस अलग भी हो जाता है। तो ड्रॉअर कौन है, पहले तो ड्रॉअर कौन है, जो बिल बनाता है, जो बिल बना रहा है, जो बिल राइट कर रहा है, ड्रॉअर हु रॉट द बिल। जो बिल बना रहा है वो ड्रॉअर है, जिसके अगेंस्ट बिल बन रहा है वो ड्रॉई है। और पेई जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो पैसे लेकर आएगा मैंने उसको पैसे देने हैं, बस दैट्स इट। भाई ये बिल था, ये पर्सन पैसे लेकर आया, मैंने इसको पैसे दे दिए। तो पेई का मतलब जिसे हम पे कर रहे हैं, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई में डिफरेंस। देखो ए है और बी है, ओके, ए और बी। ए ने सेल करा बी को, बी ने क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, बिल कौन बना रहा है, ए बिल बना रहा है, किसको देगा, बी को। बी क्या करेगा, साइन करेगा, वापस किसके पास आ गया बिल, ए के पास, ठीक है। तो ड्रॉअर कौन हुआ, ए, मतलब जो सेल कर रहा है वो ड्रॉअर होगा, जो परचेज कर रहा है वो ड्रॉई होगा, ओके। और जो पैसे लेने जा रहा है वो पेई होगा, बस यही चीज़। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है। एक होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का क्या मतलब हुआ, जब भी हम बिल्स की बात करते हैं तो हम उसको एक टाइम देते हैं, भाई 3 महीने बाद आके पैसे ले जाना, भाई 4 महीने बाद आके पैसे ले जाना, भाई 30 दिन बाद ले जाना, 90 डेज़ बाद ले जाना, 40 डेज़ बाद ले जाना,
ठीक है। तो यहाँ पे होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है जो डेट आपको दी गई है पैसे के लिए, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल ड्यू। ठीक है। अच्छा, डेट में देखो दो चीज़ें होती हैं, हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। जब कह रहा है 3 महीने बाद लेके जाना, जब हमसे कह रहा है 3 महीने बाद, सपोज एग्जांपल अगर हमसे कह रहा है 1 मार्च को हमने बिल बनाया और उसने कहा कि ड्रॉअर ने कहा कि या ड्रॉई ने कहा कि चलो हम 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा, तो 3 महीने का क्या हुआ, 1 मार्च से 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, सॉरी 1 मार्च अप्रैल मई, मार्च पूरा महीना, अप्रैल पूरा महीना, मई, अब मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा। तो हम कब जाएंगे, 1 जून, 1 जून को जाएंगे और अपना पैसा 1 जून को हमें वो पैसा लेना है, ठीक है। हमारा ड्यू डेट जो है वो 1 जून को होगा। बट अगर कहता है कि 90 डेज बाद आकर ले जाना, तो ये मत कैलकुलेट कर लेना कि 90 डेज यानी 3 महीने, नहीं, क्योंकि कोई महीना हमारा 30 का होता है, कोई महीना हमारा 31 का होता है। अगर मैं 1 जनवरी की बात करूँ तो फरवरी हमारा 28 का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फरवरी जो है वो 28 का होता है, तो हम वहाँ 28 काउंट करेंगे। कोई महीना 30 का होता है तो हम 30 काउंट करेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आपको कह रहा हो कि 90 डेज या 40 डेज, तो आप फिर वो कैलकुलेट करोगे। अगर हमें कहता है कोई, अगर हमें कह रहा है कि 40 डेज़ का है, तो हम क्या करेंगे, वो महीना मेरा अगर 31 का है तो हम 1 महीना जो है वो फर्दर दूसरे महीने में से 1 महीना कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या है, देखिए सपोज़ कीजिए कि मेरा 3 महीना पूरा हो रहा है, जैसे हमारे इसके हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से 1 जून को पूरा हो रहा है। अब मान लो 1 जून को कोई हॉलीडे है, संडे है, तो क्या संडे को पेमेंट होगी? ऑब्वियसली नॉट। सिंपल सी बात है कि हम संडे को पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक बंद होता है या छुट्टियां होती हैं, तो हम संडे को पेमेंट नहीं करेंगे। मान लो उसके नेक्स्ट डे कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया, कुछ त्यौहार आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लेके चले तो 1 जून को अगर मेरा डेट पूरा हो रहा है तो प्लस 3 डेज, यानी कि मैं मुझे पैसे कब मिलेंगे, 4 तारीख को, 4 जून को, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ग्रेस पीरियड, ठीक है। अब एक होता है मैच्योरिटी डेट। आपको पूछा जा सकता है मैच्योरिटी डेट क्या होता है। पहले ग्रेस पीरियड का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा एडेड ऑफ द पीरियड ऑफ बिल, ठीक है। जो डेट था बिल का उसमें 3 दिन हम एक्स्ट्रा कर देंगे, एट दैट्स कॉल्ड ग्रेस पीरियड। 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड है। मैच्योरिटी डेट क्या होता है, जो हमारा ड्यू डेट है उसमें हम ग्रेस पीरियड प्लस कर देते हैं, तो हमारा वो मैच्योरिटी डेट, ये जो 4 तारीख है ये हमारा मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्काउंट्री ऑफ बिल। डिस्काउंट्री ऑफ बिल क्या होता है, बिल में बी प्रेजेंटेड टू द बैंक एंड बिल में बी प्रेजेंटेड टू द बैंक एंड अमाउंट रिसीव अगेंस्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट। देखो कई बार होता है ऐसा है कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको लिख बताती हूँ कि ए है, उसने बी को सेल किया, ठीक है, ए ने बी को सेल किया। बी ने क्या दिया, बी ने बोला मैं पैसे नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करूँगा, कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज आप मुझे दे दो, मैं साइन करके आपको वापस कर देता हूँ। आफ्टर 3 मंथ मैं क्या करूँगा कि आपको पैसे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अब जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ गई बी को, ए को, कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब बी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब क्या होगा, बी क्या करेगा, तो एग्जाम्पल था ए ने बी को सेल करा
बी ने क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करने का हमने डिसाइड किया कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करेंगे। तो इसने साइन करा और बी को वापस बिल दे दिया। अब बी ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब क्या वो ए बी के पास गया, भाई पैसे काम करो, तुम पैसे जल्दी रिटर्न करो। भाई बी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से रिटर्न करूँ। तब इस केस में बैंक इंट्रोड्यूस होगा। ए बिल लेकर किसके पास जाएगा, बैंक के पास। ए क्या करेगा, बिल किसको थमा देगा, बैंक को। ए बिल बैंक को दे देगा और बैंक क्या करेगा, जैसे कि 100 का मान लेते हैं, 100 का बिल है तो बैंक एक सर्टेन अमाउंट 10 रुपये मान लो, 10 रुपये डिडक्ट करके 90 रुपीज़ किसको दे देगा, ए को। ठीक है, तो यही चीज़ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, ए ने बी को सेल करा, बी ने कहा कि भाई मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करूँगा, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूँगा। ए को ज़रूरत है पैसे की, तब ए ने किया क्या, ए ने बी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो बी ने कहा कि नहीं मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं है, बी ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। इस केस में ए को ज़रूरत है पैसे की, ए किसके पास गया, बैंक के पास गया। बैंक ने एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लिया और बाकी का अमाउंट ए को दे दिया और बिल जो है वो किसके पास रह गया, ए के पास, बैंक के पास। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अब देखो आफ्टर 3 मंथ या 90 डेज वॉट एवर, अब बिल लेकर के बी के पास कौन जाएगा, बिल लेकर के बी के पास कौन जाएगा, बैंक जाएगा, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो बैंक बिल लेकर बी के पास जाएगा तो बैंक क्या करेगा, इसको क्या रिटर्न करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये क्या करेगा, क्या देगा, पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉई और पेई का एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ए ने बिल बनाया, ड्रॉर, बी ने बिल पे साइन किया, ड्रॉई, और यहाँ पे पेई कौन हो गया, बैंक। तीनों चीज़ आ गया क्लियर। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बिल टू अनदर पर्सन, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एक एग्जांपल से समझते हैं, ए बी सी, मेरे हर एग्जांपल में ए बी सी होता है। ए ने बी को सेल किया, यहाँ पे बी ने क्या किया, बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, भाई बिल ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, मैं पैसे 3 महीने बाद। फिर अब क्या, इसने इसको सेल किया, ध्यान से समझना, इसने बी को सेल किया। अब सी ने ए को सेल किया, यहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज आया था बी, ठीक है, इसको काट देते हैं, बी आया था। अब यहाँ से ये सेल किया, ठीक है, सेल करा इसको, तो ए को क्या देना है, ए को देना था पैसे, पर ए ने क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो बिल साइन कर बी ने ए को दिया था, वही बिल उठाकर ए ने किसको दे दिया, सी को। पैसे की जगह क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो यहाँ इस केस को कहते हैं जब बिल जो है वो दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी के पास पहुँच जाए। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे ए और बी, मतलब ए ने बी को सेल करा, बी ने ए को बिल दिया, बस इतना ही पढ़ रहे थे। अब एंडोर्समेंट में एक थर्ड पार्टी भी एंटर करता है, जब जिसके पास बिल है, यानी कि ए के पास बिल है, ए ने अपनी बिल को दूसरे को दे दिया, मतलब कि इसने इसको सेल करा, सी ने बी को ए को सेल करा, तो ए को क्या था, सी को पैसा देना था, तो ए ने सी को पैसे ना देकर क्या दे दिया, बिल दे दिया। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, अब इस केस में भी देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ये है ड्रॉअर, ये है ड्रॉई और ये है पे, मतलब हम ले सकते हैं अगर हम समझना चाहें तो। अब क्या है कि पैसे लेने के लिए बिल किसके पास है, सी के पास है, तो पैसे लेने कौन जाएगा, बी के पास,
सी जाएगा। क्लियर है? अब बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।